बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th जो है, ठीक है, क्लास 11th का हिस्ट्री सब्जेक्ट है। ये चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। तो इस चैप्टर का बच्चों 3 जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। ये पार्ट 4 है जिसमें आज का जो आपका चैप्टर है चैप्टर 10 ये कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो है वो हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के संबंध में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो आपका आखिरी टॉपिक बचा हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया का ही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको जानते हैं। तो एक ये यहाँ पे एक इमेज जो है वो आपको दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत सारे मतलब जो महासागर है उनसे घिरा हुआ देश है, ठीक है, और जिसकी राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबेरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। और ये तस्मानिया है वो एक अलग देश है। इधर नीचे जो है वो यहाँ पे एक न्यूजीलैंड देश है, और इधर भी अलग अलग कई सारे देश है। तो ये एक तरह से क्या है, ये द्वीपीय देश है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक द्वीपीय देश है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो मानव विकास का एक इतिहास रहा है। इतिहास किस तरह से रहा है कि जो आदि मानव थे जिन्हें कहते थे एबराजिनीज, क्या कहते थे, एबारिजिनीज, ठीक है, ये जो थे वो 40,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के साथ लगे एक जो भू सेतु है जिसका नाम है न्यू गिनी, यहां से आए थे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो मानव इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और 1770 में ब्रिटिश जो थे वो सर्वप्रथम इस स्थान पर पहुंचे थे। अर्थात ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रिटिश थे वो 1770 में यहां पहुंचे थे। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कहता है कि 18वीं सदी तक इस एरिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया में लगभग 350 से 750 समुदाय हुआ करते थे। ठीक है, कितने समुदाय थे, 350 से 750, एवं प्रत्येक समुदाय की अपनी भाषा होती थी। अर्थात अगर हम बात करें, अगर 350 भी समुदाय हैं कम से कम की अगर हम बात करें तो 350 भाषाएं हो गई, जिसमें से वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में 200 भाषाएं जो उस समय यानी कि 18वीं शताब्दी में जो 350 समुदाय थे उन समुदायों की जो अभी भी वर्तमान में 200 भाषाओं को बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये जो भाषाएं बोली जाना जो बहुत सालों से चली आ रही है, ये जो आदिम जो इतिहास है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को, उसके इतिहास को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद है यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बाशिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा। यानी कि ये जो 1770 में जो ब्रिटिश के लिए या फिर यूरोपीय लोग जो थे वो जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो जो मूल बाशिंदे थे ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने कोई ऐसा खतरा नहीं माना कि आए हैं तो व्यापार करने के लिए आए होंगे। सिंपल सी बात है, व्यापार करने के लिए आए हैं तो हमें क्या खतरा है इनसे, इन्होंने खतरा समझा नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा अनुमान लगाया, ये जो थे वो इस चीज का अनुमान नहीं लगा पाए। कौन, जो अमेरिकी मूल बाशिंदे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के जो मूल बाशिंदे थे वो ये अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं के असर से अपनी जमीन खोने के चलते और आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में लगभग 90% मूल बाशिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अर्थात ये जो यूरोपीय लोग जो आए थे ऑस्ट्रेलिया में, इनकी वजह से भविष्य में अर्थात आने वाले कुछ ही समय में 19वीं और 20वीं सदी में जो एक तबाही मचने वाली है, किसकी वजह से, कीटाणुओं के असर की वजह से, जिसकी वजह से कई सारे जो लोग हैं लगभग 90% लोगों की मृत्यु हो जाएगी, उनकी जमीनें खो जाएंगी। इनका जो अंदाजा था वो ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे नहीं लगा पाए थे। ठीक है, समुद्र के रास्ते ये कहां पहुंचे थे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हालांकि ये अमेरिका के संदर्भ में आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संबंध में आप इसे समझिए। ब्राजील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद कर दिया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को प्रतिहिंसा पर उतारू कर दिया। अर्थात उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो 90% तक मारे जा चुके हैं इन यूरोपियों की वजह से। तब ब्राजील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का जो प्रयोग था वो बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने हिंसक बर्ताव का रूप ले लिया। क्यों, क्योंकि उनके जो मूल निवासी थे उनकी जो हत्या थी वो अधिक मात्रा में यहाँ पर की जा रही थी। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होने तक
अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया था और फिर वही तरीका ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा। अर्थात जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी सेम वही तरीका जो अमेरिका में अपनाया था वही तरीका ऑस्ट्रेलिया में भी अपनाया, जो कि यहाँ पे आपको पता चला। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो बच्चों जो वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 है उसे देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया जो था यहाँ पे 1911 में, ऑस्ट्रेलिया में 1911 में कैनबरा को राजधानी बनाया गया। उसके बाद खेतों में काम करने वाले जो लोग थे वो खुद को दास प्रथा से ग्रस्त मानते थे। अर्थात जो कृषि कार्य करते थे वो लोग के अपने आप को एक तरह से दास मानते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे वो अधिक मात्रा में काम करते थे, अधिक घंटे काम करते थे, पैसे कम मिलते थे, जबरदस्ती काम कराया जाता था। फिर क्या हुआ उसके बाद, जो अप्रवासी मतलब जो कुछ ही समय के लिए आते हैं, अप्रवासी चीनियों ने सस्ता श्रम उपलब्ध कराया। अर्थात ये जो लोग थे वो ऑस्ट्रेलिया के मूल बासिंदों से भी कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जो गोरे थे अर्थात जो ब्रिटिश थे, जो यूरोपीय लोग थे, इन्होंने अप्रवासी चीनियों के वहां ऑस्ट्रेलिया में आने पर ही क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि चीनी लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आ ही नहीं सकते हैं, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। ठीक है। फिर आती है आर्थिक स्थिति। भेड़ों के विशाल फार्म, खाने, उसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूरों के बाग, गेहूं की खेती एक लंबी अवधि और काफी परिश्रम से विकसित हुई थी। अर्थात ऑस्ट्रेलिया की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे और काफी परिश्रम के बाद विकसित हुई। जैसे भेड़ों के विशाल फार्म बनाए गए, ठीक है, खाने अर्थात जो खनिज है उनको अधिक मात्रा में खोदा गया, अधिक मात्रा में उनकी खोज की गई। उसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बागों को लगाया गया, उनका विकास किया गया और गेहूं की खेती की गई। तो मूल बाशिंदे जो थे वो कहीं ना कहीं अपने खान पान के लिए जो खेती करते थे उसका विकास जो है वो कुछ इस तरह से हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इसका एक इतिहास रहा है, इसके समुदाय की विशेषताओं के बारे में, और फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कैनबरा और आर्थिक स्थिति, इसके बारे में। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद जो है वो अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की लहर, यानी कि ये सारे जब दबाव चल रहे थे उस दौरान उसके बाद बदलाव की लहर जो आई वो किससे संबंधित है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनको नए रूप में समझने की चाहत जगी। अर्थात जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे उनको नए रूप में समझने की एक चाहत जगी। किन लोगों की? जो यूरोपीय लोग थे। उन्होंने क्या किया कि मूल निवासियों को अपनी जमीन के साथ संबंध आदर से देखा जाने लगा। अर्थात ये जो लोग थे, कई लोग ऐसे थे जो अन्य देशों से भी आए थे, उन्होंने क्या किया कि इन मूल निवासियों को अपनी जमीन के साथ संबंध अर्थात आदर से देखा जाने लगा। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में देखा गया। मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना शुरू कर दिया। मूल निवासियों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को भी जगह दी गई। एक बार इसको दोबारा से समझिए कि कुछ लोग जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एक नए रूप में समझना चाहते थे, जो कि उनकी एक नई आशा थी। इन्होंने क्या किया उनको समझने के लिए कि उनकी जमीन और उनकी जो संस्कृति थी उनको उसके संबंध में देखा और उनका आदर किया। फिर क्या था, यहाँ के जो मूल निवासी थे इनको जब लिखना आ गया, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, तो इन्होंने अपना इतिहास स्वयं ही लिखना शुरू कर दिया। फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि इनकी जो संस्कृति थी उसका अध्ययन करने के लिए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। संग्रहालयों में उनकी कलाकृतियां जो थी वो उनकी जगह दी गई, अर्थात उनको रखा गया, उनको सम्मान दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया के जो बदलाव की लहर थी उसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट। फिर आगे देखिए, आगे जो है वो बड़े बड़े पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला आगे देखिए क्या है कि मूल निवासियों की धरोहर जैसे कि कथाएं, कपड़ा साजी, चित्रकारी और हस्तशिल्प, इन सभी को क्या किया गया? सहारा गया, अर्थात इनका
सम्मान किया गया। आगे है प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धतियों को पहचाना गया। अर्थात मैंने आपको बताया था जैसे अमेरिका के जो लोग थे वो प्रकृति को पढ़ सकते थे, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग जो थे वो प्रकृति में होने वाले बदलाव को पहले से भांप सकते थे, तो उनकी इस विशिष्ट पद्धति को पहचाना गया। मूल निवासियों की संस्कृति का आदर किया गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ जो है वो पॉइंट्स आएंगे इंपॉर्टेंट, जो कि शब्द हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में, जिसमें से सबसे पहला है 1974 का बहुसांस्कृतिकवाद। 1974 का है बहुसांस्कृतिकवाद। ये क्या है? एक नीति जो मूल यूरोपीय और एशियाई प्रवासियों की संस्कृतियों को समान आदर देना। अर्थात जो एक नीति थी बहुसांस्कृतिकवाद, ये नीति जो है इसके अकॉर्डिंग यूरोपीय और एशियाई जो अप्रवासी थे इनकी संस्कृतियों को समान आदर देना ही बहुसांस्कृतिकवाद कहलाया था 1974 के अकॉर्डिंग। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई जो जमीन थी उसे जो सरकार थी वो कहती थी टेरा न्यूलियस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऑस्ट्रेलियाई जमीन को क्या कहती थी? टेरा न्यूलियस। ये एक नीति थी जो किसी की भूमि नहीं होती थी। अर्थात ये जो भूमि है इसका अर्थ होता था किसी की भी भूमि नहीं होना। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की जब बैठक होने लगी, ठीक है, और उसमें मानवाधिकार शब्द जो था जब वो मूल निवासियों को सुनाई पड़ने लगा, तो ऑस्ट्रेलिया जनता को यह एहसास हो गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों के द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है। अर्थात इसको एक बार दोबारा से समझिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, ठीक है, और जो दूसरी अन्य एजेंसियां थे, इनमें जो मानवाधिकार शब्द था जब ये इसकी बात उठी तो ऑस्ट्रेलिया जनता जो थी वो उसे इस चीज का एहसास हुआ कि जिस तरह से जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, उसने कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ भूमि अधिग्रहण को लेकर जो एक औपचारिक पत्र बनाया था, ठीक है, उस पर समझौता किया था, साइन लिया था, तभी वो जमीनें बेची गई थी। ये अमेरिका के बारे में था। वहीं उसके विपरीत जो ऑस्ट्रेलियाई लोग हैं उनकी जमीनों को जब यूरोपीय लोगों ने हड़प लिया तो उनके साथ में, उन मूल निवासियों के साथ में ऐसा कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया। ठीक है, ये बात किसके समझ में आ गई थी? जो मूल निवासी थे उनके समझ में ये बात आ गई थी। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। फिर आगे देखिए, आगे एक और पॉइंट है छोटा सा, एक सेकेंड। हाँ देखिए, आखिरी पॉइंट है ये। इसमें क्या कहा गया है कि उपरोक्त सभी कारणों की वजह से आंदोलन हुए। अर्थात ये जो कारण थे इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे आंदोलन हुए और फाइनली इन आंदोलनों को सफलता भी मिली, जिसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वो निर्णय कौन से हैं उसे देखते हैं। सबसे पहला है इस बात को मान्यता दी गई कि मूल निवासियों को उनकी जमीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक उनके संबंध रहे हैं, इसका आदर किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी कि पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता है, लेकिन गोरे और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से जो यूरोपीय लोग हैं उन्हें माफी मांगनी होगी। अर्थात जो ऑस्ट्रेलिया जो लोग थे वो जब यूरोपीय लोगों से काफी परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया? आंदोलन छेड़ दिए। और इन आंदोलनों को जब सफलता मिली तो दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला तो ये था कि इस बात को मान्यता दी जाए कि जो मूल निवासी हैं वो अपनी जमीन के साथ पवित्रता के संबंध से जुड़े हुए हैं, उनका ऐतिहासिक संबंध है, उन्हें इससे बेदखल नहीं किया जाएगा और इसका आदर किया जाएगा। दूसरी बात, हालांकि पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता है, जैसे कि गोरे और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखकर बच्चों के साथ में जो अन्याय किया गया है उसके प्रति ये जो यूरोपीय लोग हैं वो सार्वजनिक रूप से लोगों से माफी मांगे, अर्थात जनता से माफी मांगे। ये हो गया इसका दूसरा निर्णय। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक स्वतंत्र रूप में अपना कार्य करने लगी, जहाँ पे
एक अलग संविधान, अलग तरीके की सरकार वहां पे बनकर तैयार हुई। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा बच्चों इस वीडियो में? इसमें देखा है हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक महत्व के बारे में, ठीक है, समुदाय के विशेषताओं के बारे में, और फिर जो है वो कैनबरा राजधानी बनाएगी, इसकी आर्थिक स्थिति क्या रही है इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की लहर किस तरह से आई, ठीक है, मूल निवासियों के बारे में, बहुत सांस्कृतिकवाद शब्द क्या है, टेरा न्यूलियस शब्द क्या है ये देखा, और आंदोलन जो हुए हैं उसके दो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए उसको हमने देखा। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है, और मैं आशा करता हूँ बच्चों की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।